नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु मिशन शक्ति @5.0 क्या है, यूपी विजन @2047 क्या है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में शाहरुख और रानी मुखर्जी की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता, इनके द्वारा निम्नलिखित जानकारियों पर एक नजर डालते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, दिल्ली इंटर स्टेट बस सेवा क्या है। इसके बारे में पहला प्रश्न, दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बसों के संचालन के लिए मुख्य बस टर्मिनल कौन सा है। साथियों, उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर्स दिल्ली की इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, इसलिए यह बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश से मिला हुआ स्टेट है, कई कारण हैं जिसके कारण हमें उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बसों के संचालन के लिए मुख्य बस टर्मिनल कौन से हैं। कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां ये मुख्य बस टर्मिनल हैं। व्याख्या, दिल्ली में 3 बड़े आईएसबीटी इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स हैं, महाराणा प्रताप आईएसबीटी कश्मीरी गेट, स्वामी विवेकानंद आईएसबीटी आनंद विहार और सराय काले खां आईएसबीटी। इन्हीं से अंतरराष्ट्रीय बसें चलती हैं और लौटती हैं। अगले प्रश्न की तरफ फटाफट चलते हैं बिना देरी किए। आज बहुविकल्पीय प्रश्नों में नए नए प्रश्न हैं जहां से हमें बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने निजी अंतरराष्ट्रीय बसों के लिए कौन सा नियम लागू किया है। ऑप्शन बी हमारा सही है, केवल आईएसबीटी से ही यात्री चढ़ा और उतारा जा सकता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी आप पढ़ लेना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी होंगी उनको मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। दिल्ली सरकार ने आईएसबीटी पर बसों के टर्न राउंड टाइम को कितना निर्धारित किया है। 30 मिनट निर्धारित किया है। दिल्ली आईएसबीटी में बस पार्किंग शुल्क और प्रवेश शुल्क का भुगतान किसके माध्यम से अनिवार्य किया गया है। ये फास्ट टैग के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। दिल्ली वापसी बस सेवा का तात्पर्य क्या है। बसें दिल्ली से निकलकर उसी मार्ग से वापस दिल्ली लौटेंगी। आगे चलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और इसके ग्रीन टच मॉडल के बारे में। ग्रीन टैग मॉडल क्या है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेयर एयरपोर्ट किस अवधारणा पर विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही है, ग्रीन टैग मॉडल और नेट जीरो उत्सर्जन पर यह विकसित किया जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट को ग्रीन टैग मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। उसका उद्देश्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है। यह पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, नोएडा एयरपोर्ट परिसर में कितने हेक्टेयर हरित क्षेत्र ग्रीन एरिया विकसित किया जा रहा है। यह 133 हेक्टेयर को किया जा रहा है। अगला प्रश्न, एयरपोर्ट निर्माण में उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नोएडा एयरपोर्ट में ग्राउंड सपोर्ट उपकरण किस पर होंगे। इलेक्ट्रिक आधारित होंगे ये। अगला प्रश्न, नोएडा एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर किस रूप में पहचान दिलाने का दावा किया जा रहा है। पहला ग्रीन टैग मॉडल एयरपोर्ट होगा ये विश्व का। इसके बारे में सामान्य जानकारी, दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का पहला ग्रीन टैग मॉडल एयरपोर्ट होगा। हालांकि इस पर अंतिम पुष्टि अभी बाकी है क्योंकि कई अन्य एयरपोर्ट भी ग्रीन टैग के साथ काम कर रहे हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि अदालत धन वसूली एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। साथियों, सभी टॉपिकों से विस्तृत जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियां सभी के बारे में दी गई हैं।
पहला, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अदालतें किसी तरह काम नहीं कर सकती, तो इसका ऑप्शन बी सही है, धन वसूली एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें रिकवरी एजेंट, धन वसूली एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि मामला सिर्फ पैसे की वसूली से जुड़ा हो तो उसे किस प्रकार का विवाद माना जाएगा? ऑप्शन बी, यह केवल दीवानी मामला माना जाएगा। इसको अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी में नहीं बदल सकती हैं। पैसा न लौटाने या बकाया वसूली का मामला सामान्यतः दीवानी विवाद, सिविल डिस्प्यूट में माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में है, कोर्ट ने कहा कि कई बार पक्षकार दीवानी विवादों को किस प्रकार से बदल देते हैं ताकि दबाव बना सकें? ऑप्शन सी, इसको आपराधिक या फौजदारी में बदल देते हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को किस बात पर ध्यान देने की सलाह दी है? गिरफ्तारी से पहले मामला दीवानी है या आपराधिक, यह देखें, उसके बाद ही गिरफ्तारी करें। दीवानी मामलों में गिरफ्तारी का सीधा सीधा प्रावधान नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले में किसे नोडल अधिकारी बनाया जा सकता है ताकि विवाद की प्रकृति स्पष्ट हो। सेवानिवृत्त जिला जज को बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिशन शक्ति 5.0 क्या है? KSOP विभिन्न जिलों में उसके लागू होने की जानकारी क्या है, इसके बारे में। मिशन शक्ति @5.0 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शुरू किया गया है। इसके बारे में और अन्य जानकारी, ये हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमर उजाला में ये पूरे पेज पर छापा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति @5.0 नाम दिया है। इसको कार्यक्रम की शुरुआत की है। मिशन शक्ति की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 2020 में सबसे पहले हुई थी। तब भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए की है। मिशन शक्ति का जो मेन उद्देश्य है वो महिलाओं के लिए है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। मिशन शक्ति @5.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला व बालिका सुरक्षा सशक्तिकरण है। अगले प्रश्न की तरफ, मिशन शक्ति अभियान का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। मिशन शक्ति @5.0 में कौन सी 3 पहलुओं पर ध्यान दिया गया है? सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर दिया गया है। SSS हैं ये। आगे चलते हैं इसी क्रम में। मिशन शक्ति @5.0 के तहत किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं? आंसर ऑप्शन डी हमारा सही है, सारी की जाती हैं। बालिकाओं की रैली, महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और आत्मरक्षा प्रशिक्षण सभी की जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ, मिशन शक्ति अभियान का मुख्य लाभ किस वर्ग को मिलेगा? महिला व बालिकाओं को मिलेगा इसमें, मिशन शक्ति में। आगे चलते हैं। मिशन शक्ति @5.0 का कौन सा चरण है? ये 5वां चरण है। इस बार 2020 के बाद ये 5वां ही माना जाएगा। मिशन शक्ति के अंतर्गत कौन सी योजना भी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी है? उपरोक्त सभी हैं इसमें। पिंक बूथ, पिंक शौचालय, पिंक बक्स, ये तीनों महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिशन शक्ति का नारा किस पर आधारित है? सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन SSS पर यह आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिशन शक्ति @5.0 में किनका विशेष योगदान है? पंचायतें, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, तीनों का विशेष योगदान है यहाँ। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण मुख्यतः किसके लिए है? ये लड़कियों के लिए है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
मिशन शक्ति @5.0 से कौन सा सामाजिक बदलाव अपेक्षित है? उपरोक्त सभी हैं। महिलाओं की सुरक्षा में सुधार होगा, बालिकाओं की शिक्षा दर में वृद्धि होगी और महिला सशक्तिकरण होगा और महिला आत्मनिर्भर बनेंगी। मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की सहायता दी जाती है? उपरोक्त सभी दी जाती है। हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, पुलिस सहायता दी जाती है और कानूनी सहायता दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिशन शक्ति @5.0 का मुख्य फोकस किस स्तर पर है? शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर है ये। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी विजन @2047 या विकसित उत्तर प्रदेश @2047 क्या है? इसके पहला प्रश्न हमारा सामने है। यह भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपी विजन @2047 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को 2047 तक समृद्ध बनाना है, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित बनाना है। यह योजना राज्य के सभी क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी का समय विकास सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजन 2047 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2047 तक कितने डॉलर बनाने का लक्ष्य रहा है? यह हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, 6 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी विजन @2047 में किन क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है? ऑप्शन सी, AI, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी और एग्री टेक पर विशेष जोर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी विजन @2047 योजना में ग्रामीण और शहरी विकास के लिए क्या प्रावधान है? दोनों में संतुलित विकास को बनाए रखना है। यूपी विजन @2047 में नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए कितने सुझाव लिए गए हैं? लगभग 4 लाख सुझाव लिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी विजन @2047 योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन बी, नीति आयोग और राज्य योजना विभाग की संयुक्त टीम इसके लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, यूपी विजन @2047 योजना का समावेशी विकास का मतलब क्या है? समाज के सभी वर्गों को समान विकास, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। समाज के सभी वर्गों का समान विकास। यूपी विजन @2047 में तकनीकी विकास के लिए कौन सी पहल की योजना है? ऑप्शन हमारा डी सही है। AI शहरों का विकास करना, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर पार्क बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ESDM पार्क, ये तीनों हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, यूपी विजन @2047 का लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था कितने डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 1 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक का है। यह भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी अच्छा प्रश्न है। 2030 तक का लक्ष्य क्या है? तो साथियों 2030 तक का 1 ट्रिलियन डॉलर है और 2047 तक का 6 ट्रिलियन डॉलर है। ये भी अलग अलग ध्यान रखना है। यूपी विजन @2047 योजना के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन सी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और नागरिकों की तक पहुंच है इसका लक्ष्य। अगला प्रश्न होगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से 2025 में। प्रश्न नंबर 1, 2025 में आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? शाहरुख खान को दिया गया है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, शाहरुख खान को फिल्म जवान में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। यह उनके कैरियर का पहला पुरस्कार है। अगला प्रश्न, रानी मुखर्जी को किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है?
एमआरआर चटर्जी एंड नैरोवे के लिए दिया गया है। रानी मुखर्जी को इस सशक्त फिल्म में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 12th फेल को मिला है। 12th फेल को इसके सामाजिक संदेश और उत्कृष्ट निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार की विजेता कौन रही? ऑप्शन बी हमारा सही है, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? सुदीप्तो सेन को दिया गया है। ये उन्होंने फिल्म द केरला स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया। शाहरुख खान को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या शामिल था? 1 लाख, रजत कमल और प्रमाण पत्र शामिल था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया है? इस वर्ष मोहनलाल जी को यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभिनेता मोहनलाल को यह सम्मान दिया गया है। यह साउथ से संबंध रखते हैं। विक्रांत मैसी को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? 12th फेल के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी रही? ऑप्शन बी हमारा सही है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, रानी मुखर्जी को मिली पुरस्कार राशि कितनी थी? तो रानी मुखर्जी को मिली पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए थी। रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के तहत रुपए 2 लाख नगद, रजत कमल और प्रमाण पत्र दिया है। इसी के साथ करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला समाप्त होती है। साथियों, यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कल एक नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।